समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। 1.4 मिलियन पर भारत में ग्रामीण स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 40% हैं महिलाएं। भारत में महिलाएं मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए हो रही हैं ब्रांड एम्बेसडर। किसानों की सहायता के लिए अब तक 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की हो चुकी है शुरुआत। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा, किसान केंद्रों पर किसानों की समस्याओं को हल करने का किया जा रहा है प्रयास। अगले 3 साल में यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आधार आधारित भुगतान प्रणाली अपनाने का लिया गया है निर्णय। आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी ABPS बैंक खाते में बदलाव से नहीं होती है प्रभावित। किसी भी श्रमिक को मजदूरी भुगतान से नहीं किया गया है इनकार। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। ओडिशा के कई भागों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ का बढ़ता जा रहा है खतरा। झारखंड और उड़ीसा में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मंगलवार से गुजरात के गांधीनगर में आगाज हो गया है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष वीडियो संदेश से हुई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास के तरीकों की तलाश में है, तब गांधी जी की सरल जीवन शैली एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती नजर आती है, जिसे गांधी आश्रम में देखा जा सकता है। Today, the whole world is talking about climate change, global warming, and urgency to find sustainable solutions. At Gandhi Ashram, you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance, and equality. I am sure you will find it inspirational. देश के किसानों की सहायता के लिए एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जरूरतों को उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। देश में अब तक 1.25 लाख केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है, जिसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को उर्वरक भी उपलब्ध कराया जाता है। हम न केवल किसान को अपने किसानी के लिए जरूरी इनपुट्स दें, लेकिन किसान के साथ सीधा संवाद कैसे बने, यानी कि किसान के साथ संवाद बनाने के लिए, किसान को अपने किसानी के लिए ज़रूरी एग्री इनपुट्स उपलब्ध करने के लिए, किसान को भारत सरकार की सेवाओं यानी कि भारत सरकार की सहाय उसका लाभ कैसे मिले सरलता से, उसके लिए, किसान के साथ इंटरेक्शन करके किसान को एजुकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रूरल गांव तक, ब्लॉक तक और डिस्ट्रिक्ट तक कैसे सुदृढ़ करें, उस उद्देश्य के साथ एक किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने DD न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इन किसान केंद्रों पर किसानों की हर प्रकार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। एक छत के नीचे
किसान को फार्म इक्विपमेंट मिलेगा, किसान को सीड मिलेगा, किसान को टेस्टिंग फैसिलिटी मिलेगी यानी कि लेबोरेटरी मिलेगी, किसान को फर्टिलाइज़र मिलेगा, किसान को अपनी शिकायत का रिड्रेसल होगा यानी कि ग्रीवेंस का रिड्रेसल होगा, किसान को एक ही छत के नीचे सरकार की कोई सहाय योजना उसका लाभ के लिए फॉर्म फिलिंग करना है तो उसकी फैसिलिटी मिल जाएगी जी। ये दृष्टि से किसान समृद्धि केंद्र किसानों के भविष्य को बदलने का काम करेगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश अगले 3 साल में यूरिया के उत्पादन के मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में आज वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल की मुहिम चल रही है जिसका फायदा किसानों और देश की मिट्टी को मिल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने वाला कंट्री इंडिया है, भारत है, हम हैं। तो आने वाले दिनों में हमने तय किया है कि 2025-26 तक हम आज देश में 280 से 285 लाख मैट्रिक टन यूरिया बनाने की हमारी क्षमता है जी। लेकिन हमारा कंजप्शन 350 लाख मैट्रिक टन है। तो 60-70 लाख मैट्रिक टन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो आने वाले 3 साल के लिए हमने प्लानिंग किया है कि हम यूरिया की जगह पे नैनो यूरिया का प्रचलन करेंगे, हम सल्फर कोटेड यूरिया यानी कि गोल्ड यूरिया का उपयोग करेंगे, हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। अगली खबर, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किसी भी श्रमिक को मजदूरी भुगतान से इनकार नहीं किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या को बार बार बदलने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया गया है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी ABPS बैंक खाते में बदलाव के कारण प्रभावित नहीं होती है। ये भी सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले, वर्तमान लाभार्थियों का डीडुप्लीकेशन किया जाएगा। इसके आधारित भुगतान प्रणाली सबसे अच्छा विकल्प है। महात्मा गांधी नरेगा में ABPS को 1 फरवरी 2023 से अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि कई राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार मंत्रालय द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि 31 अगस्त 2023 तक लाभार्थियों का वेतन भुगतान लाभार्थी की ABPS की स्थिति के आधार पर ABPS या NSCH मोड का उपयोग करके किया जा रहा है। इससे भुगतान की तीव्र प्रक्रिया को सक्षम बनाने के अतिरिक्त योजना की नागरिक निगरानी भी बढ़ती है। कार्यस्थल पर्यवेक्षक NMMS ऐप के माध्यम से श्रमिकों की जियो टैग की गई तस्वीरों के साथ उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी जिम्मेदारी है। और भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा भेड़ों की घटती संख्या और इनके ऊन उत्पादन को बढ़ाकर भेड़ पालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी विषय को लेकर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका ने वार्षिक आम सभा की बैठक की, जिसमें देश के सभी राज्यों के भेड़ व ऊन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका से। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की वार्षिक आम सभा की बैठक हुई। इस बैठक में क्या क्या निर्णय हुए और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन रायका। ऊन का विकास कैसे किया जाए और ऊन उत्पादक जो करते हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो इन कई बातों में हमारे पास शेयरिंग मशीन है, हम लेह लद्दाख में भी हमारे ब्रांच है, कुल्लू मनाली में है, ऐसी कई जगह है जहाँ ऊन हम डेवलप करते हुए इंडियन वूल बार के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारी ऊन को हर कोई उसको एक्सेप्ट करे। भेड़ पालक को कैसे हम खुश रख के ज़्यादा ऊन पैदा करवाएं ताकि वो ज़्यादा ऊन पैदा होने से ही यहाँ की जो कारपेट है, यहाँ की इंडस्ट्री है। जो भेड़ पालक हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि उनको फायदा मिले, और आप अब और कौन सी नई स्कीम इसमें लाने जा रहे हैं? आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि निष्कामनी जितने भी भेड़ पालक हैं उनको अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जाना पड़ता है, और बच्चे अगर साथ में जाते हैं तो उनकी जो एजुकेशन नहीं मिलती है। एजुकेशन नहीं मिलने से हम ये भी चाह रहे हैं, भारत सरकार से ये हम मांग रहे हैं कि भाई मोबाइल स्कूल खोल दिया जाए। एक 20-25 समूह को होता है, उस समूह के बीच में एक
मोबाइल स्कूल हो तो उनके बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सके। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो भेड़ पालकों की संख्या कम हो रही है, तो इसको भी हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब ये संख्या वाली बात तो जैसे लेह लद्दाख में है, बहुत अच्छा चल रहा है, कुल्लू मनाली में चल रहा है, और अपने इधर जो राजस्थान, गुजरात, ये लोग जो माइग्रेट होते हैं और अन्य जैसे यूपी या मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि कई जगह जाते हैं, तो अपने कई भेड़ पालक होते हैं, कई गाय वाले होते हैं, कई ऊँट वाले भी होते हैं, कई तरह के जानवर लेके जाते हैं और जाना पड़ता है इनको, क्योंकि यहाँ पर ये रहकर उनकी अपने पशुधन को जीवित नहीं रख सकते। और मैं धन्यवाद दूंगा साहब, पहला ये प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पहली बार पशुधन को वंदन किया और इन्होंने कहा कि अगर किसानों का कोई दूसरा सही भाई है तो वो पशुपालक है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के अध्यक्ष गोवर्धन राय का, जिनका मानना है कि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भेड़ पालक किसानों के लिए न केवल नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही है, बल्कि जमीनी स्तर पर इनको क्रियान्वित कर उनको इनका लाभ दिलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मेरे सगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। मेरा गांव मेरा देश। भारत सरकार देश के गांवों की खेती, किसानी, रहन सहन व खान पान और लोक परंपराओं को सहेज कर भारत के गांवों से जुड़ी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान चला रही है। इसी क्रम में देश के 6.5 लाख से अधिक गांवों की ऑडियो वीडियो सहित संपूर्ण जानकारी का विकिपीडिया ऑफ विलेज बनाने जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने देश के जाने माने युवा टेक्नोक्रेट सौरभ भाई को दी है। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की मेरा गांव मेरी धरोहर के संयोजक सौरभ भाई से। राष्ट्र प्रेम और देश सेवा के प्रति जोश, जज्बा और जुनून इंसान के लिए बड़े से बड़े ओपर ठुकराने की बड़ी प्रेरणा देता है, और इसी का जीवंत उदाहरण है सौरभ भाई। इन्होंने IIT रुड़की से पढ़ाई की और कई तरह के MNC में इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑफर मिले, लेकिन इन सब को छोड़कर इन्होंने राष्ट्र सेवा और देश की संस्कृति को जीवित रखने का काम किया। वर्तमान में ये भारत सरकार के कई मंत्रालय के साथ जुड़कर न केवल भारत के ग्रामीण आबादी में रहने वाले लोगों की संस्कृति और जो मान्यताएं हैं उनको जीवंत करने का काम कर रहे हैं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति से युक्त गौरवशाली परंपराओं को देश और दुनिया के सामने लाने का काम भी कर रहे हैं। IIT रुड़की से पास आउट हुआ तो सबसे पहले मैंने एक लंदन का ट्रिप किया था, तो वहाँ मैं एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया। ब्रिटिश म्यूज़ियम में मुझे कुछ लोग मिले, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं भारत से हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपके यहाँ तो इस तरीके के म्यूज़ियम नहीं है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति है, बट हमारा जो संस्कृति की तरफ रुझान है वो बहुत कम है। और अगर हमारी जनरेशन अभी इसके लिए काम नहीं करेगी तो ये जिस तरीके से ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने जिस तरीके से हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाई थी उस तरीके से ये चली जाएगी। आपने मेरा गांव मेरी धरोहर के नाम से एक कैंपेन चला रखा है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ जुड़कर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 6.5 लाख गाँवों को कल्चरली हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शंस है, जैसे कि कल्चरल प्रोफाइल क्या है, वहाँ का कौन सा खान पीन है, वहाँ के कैसा पहनावा है, फेमस पर्सनैलिटी कौन सा है, वहाँ की मान्यता क्या है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको फील्ड में जाके हमारे जो सर्वेयर्स हैं उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद एक ऐप के थ्रू वो अपलोड करते हैं। अपलोड होने के बाद हमारे कुछ कंटेंट मॉडरेटर्स हैं जो कि उनको देख के उनकी लैंग्वेज ठीक करते हैं, उनसे सेंसिटिविटी हटाते हैं, और उसके बाद जाके ये सारा का सारा डेटा हमारा जो पोर्टल है mgmd.gov.in, इसके साथ साथ हमने 750 गाँव की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी की है, और अब हम आगे इसको और विलेजेस की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। जैसे विकिपीडिया होता है उसी तरीके से ये विकिपीडिया ऑफ विलेजेस हमने बनाया है। अगर बात करें विकिपीडिया ऑफ विलेजेस में, अगर कोई व्यक्ति अपने गांव को सर्च करना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास अलग से है कि जो आपने संकलित करने में छूट चुकी है, तो उसको वो दर्ज करवाए तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन है। जैसे ही वो एडिट का ऑप्शन डालता है तो लॉगिन करके, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे ये नहीं बताया कि यहाँ पे खान पीन में कुछ चीज़ें हमसे छूट गई, तो उसको ऐड कर सकता है, उसकी पिक्चर ऐड कर सकता है। तो हमारे मॉडरेटर के पास जाती है। हमारे पास उस जगह के विलेज के पंचायत के जो हेड है उनका नंबर है, उनसे हम उसको चेक करते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। अगर वो सही निकलती है तो हम उसको लाइव कर लेते हैं। भारत सरकार के साथ तो कौन कौन से प्रोजेक्ट और आप अलग से कर रहे हैं जिनमें मंदिरों को, संस्कृति को, धरोहर को संरक्षित करने पर काम आपका है? बहुत क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है,
लास्ट ईयर सेम 15 अगस्त के समय पे हमने हर घर तिरंगा का डिजिटल कैंपेन किया था, जिसमें 6.5 करोड़ लोगों ने सेल्फीज अपलोड की थी झंडे के साथ। उससे पहली साल हमने राष्ट्रगान कैंपेन किया था, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों ने वीडियो अपलोड की थी राष्ट्रगान गाते हुए। गौरवशाली संस्कृति है, वो न केवल देश और दुनिया में भारत की पहचान देती है, बल्कि इसे अगर हम हाईलाइट करें और देश दुनिया में पहुंचाएं तो कई तरह की समृद्धशाली संस्कृति से युक्त भारत की वैभवशाली संस्कृति से कई देश विभूषित भी हो सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। और रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा शिल्प को स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार के कदमों स्थानीय कारोबारियों के हौसलों की बदौलत 25 सालों में पहली बार ब्रिटेन, जापान, हॉलैंड और जर्मनी को $1.5 लाख के कंसाइनमेंट का पहला बैच एक्सपोर्ट किया गया है। भेड़ के ऊन से बने मोटे फर्श के गलीचे नमदा जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी शिल्प है। सरकार के प्रयासों से अब इन्हें नई पहचान मिल रही है। स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर की इस शिल्प को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। साल 2021 में शुरू इस परियोजना की वजह से लुप्त हो रही ये कला सालों बाद वैश्विक पटल पर अपनी पहुंच बना रही है। हमारे सेंटर्स से और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से कोई 1000 के करीब कारीगर ने ट्रेनिंग हासिल की है कि नमदा को कैसे बनाया जाए। यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे इसकी डिमांड है। और पिछले कई 1 आध साल से जब से ये रिवाइवल की कोशिशें हुई हैं तो अब फिर से जो है ऑर्डर्स आने लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव फॉर नमदा रिवाइवल था, ये उस वजह से जो है एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हुए हैं। नमदा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया भारत, नए अवसर, नई समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ इस बात पर जोर देता है कि कौशल से नए अवसर और नई समृद्धि कैसे पैदा की जाए। ये प्रयोग सफल हो रहा है क्योंकि अब स्थानीय नमदा बनाने वाली प्रतिभाएं तो सामने आ ही रही हैं, बल्कि वो लोग भी जो काम छोड़ चुके थे अब नई शुरुआत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको बहुत दिलचस्पी दी, इसमें कारीगर सीखे और आगे ये चले और हमको भी लोन दिया काम के लिए, आप ये और चालू करो। मतलब मैंने छोड़ दिया था, मैंने भी दूसरी बार ये स्टार्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है नमदा फ्रांस के सदर को, ऐसी बात ही नहीं थी पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये पूरा ऐलान किया है कि ये काम जो है इसको रिवाइव किया जाए, ये फेल्ट काम वाला, ये नमदा वाला काम, तो उससे और उम्मीद हो सकता है कि ये काम आगे बढ़े। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया की बजाय फेल्टिंग तकनीक से भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल जनशक्ति और मार्केटिंग तकनीकों की कमी के कारण इस शिल्प के निर्यात में कमी आई और धीरे धीरे ये उद्योग कमजोर पड़ने लगा। तत्कालीन सरकारों ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से नमदा शिल्प फिर से अपनी खोई पहचान हासिल करने लगा है। अब जो यहाँ पर कारीगर हैं उनका कहना है कि सरकार ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका रिवाइवल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने से इस काम को न केवल पहचान मिली है बल्कि इनके आय का, रोजगार का एक जरिया भी बढ़ा है। और इनका कहना है कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं वो भी अब वापस आएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए स्टार्टअप का एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। कैमरामैन शुभम शर्मा और विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, नौहट्टा, डाउनटाउन। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विभाग ने झारखंड और ओडिशा में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी के आसपास हवा के कम दबाव के कारण मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह और शिवपुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ विभाग ने बाकी के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच राजधानी भोपाल, रीवा और जबलपुर में छिटपुट बारिश हो रही है। बात करें ओडिशा की तो झारखंड की अगले 2 दिन तक तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है।
अगली खबर असम से। असम में बाढ़ की स्थिति सामान्य बनी हुई है। फिलहाल कोई भी नदी खतरे के स्तर से ऊपर नहीं बह रही है। बक्सर जिले से बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबरें आई हैं। वहीं राज्य क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट, काला पीपल और लालसोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जसदन मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि नागपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 1 अगस्त को गेहूं का भाव था 2250 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2200 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 अगस्त को शरबती गेहूं का भाव रहा 2450 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 2490 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 1 अगस्त को लोकवान गेहूं का भाव था 2230 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव 30 रुपए चढ़कर 2260 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 अगस्त को शरबती गेहूं 3150 रुपए पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां गेहूं के भाव में मजबूती देखने को मिली। 1 अगस्त को यहां गेहूं का भाव था 2300 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 116 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2416 रुपए प्रति क्विंटल पर। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। गाजीपुर, लालसोट और काला पीपल मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हलवद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्वाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में 1 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5470 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5490 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 अगस्त को सरसों का भाव था 5313 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदे 189 रुपए उछलकर 5502 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 1 अगस्त को सरसों का भाव था 4970 रुपए। 2 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव 5070 रुपए हो गया। गुजरात की हलवद मंडी में 1 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6625 रुपए। 2 अगस्त को इसके भाव में 1625 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 5000 रुपए। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 अगस्त को सरसों 5200 रुपए पर बिकी। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी।
और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में इस मौसम में मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म और इल्ली का प्रकोप दिखाई दे सकता है। आंध्र प्रदेश में गन्ने की फसल को मिली बग से बचाने के लिए इनकी निचली पत्तियों को हटा दे, साथ ही बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव भी करे। आंध्र प्रदेश में ही मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए फसल में फूल आने पर 200 किलोग्राम की दर से जिप्सम का इस्तेमाल करें। वहीं यहाँ मूंगफली को फफूंद रोग से बचाने के लिए सीओसी का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में कपास के खेतों में किसान उचित जल निकासी की व्यवस्था कर ले। कर्नाटक में मूंग में चूर्णिल आसिता के नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही उड़द में इल्लियों के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। कर्नाटक में टमाटर की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। यहाँ टमाटर में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट 5 का छिड़काव करें। तमिलनाडु में नारियल को लाल घुन से बचाने के लिए नीम की निम्बोली का पाउडर और रेत को मिलाकर लगाएं। तमिलनाडु में धान में इस मौसम में पत्ती मोड़क और तना छेदक का प्रकोप पाया जाता है। रोग दिखाई देने पर किसान धान की फसल में कार्बोसल्फोन का छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। वाराणसी की ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की ASI सर्वे को अनुमति दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि दृष्टि बाधित लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है, इन्हें रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, साथ ही उच्च शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए। हरियाणा के नूंह और उसके आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार हालात की निगरानी और समीक्षा कर रही है। 13वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उन परिवारों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों का अंगदान किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने ई-केयर पोर्टल को भी लॉन्च किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 9वें CII इंडिया LAC कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारे विदेशी संबंधों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान सरकार लाल डायरी को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इस लाल डायरी में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। अंडमान द्वीप समूह पर गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप का केंद्र 61 किलोमीटर की गहराई में था। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कलबुर्गी प्रशासन ने एंटी मॉस्किटो फॉगिंग अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड से लगातार मलबा गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने की खबरें आ रही हैं। गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंद प्रयाग और छिनका में पहाड़ी के मलबा आने के कारण सड़क अवरुद्ध हो गई। गाजियाबाद के मोदी नगर में यूनियन बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग के कारण काफी नुकसान हुआ है। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। श्रद्धालुओं का नया जत्था बेस कैंप से रवाना हो गया है। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।